नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का 13वां अध्याय, गजब भौकाल। श्री प्रकाश ने रात लगभग 10:30 बजे उसके घर के फोन पर फोन किया। नौकर ने फोन उठाया। साहब बाथरूम में हैं, अभी आते ही बता दूंगा। क्या नाम बता दूं? बता देना, सूरज गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष, मऊ से बात करना चाहते हैं, श्री प्रकाश ने कहा। ठीक है। नौकर ने कहा। आधे घंटे बाद फिर श्री प्रकाश ने फोन किया। फिर उसी नौकर ने उठाया। श्री प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ, अध्यक्ष जी आ गए? हाँ सर, आ गए हैं। आप मऊ से सूरज गुप्ता बोल रहे हैं? नौकर ने पूछा। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, श्री प्रकाश ने कहा। नौकर बोला, अभी बात कराता हूँ। थोड़ी देर में कंचल लाइन पर आ गए। आते ही बोले, बताइए गुप्ता जी। श्री प्रकाश ने कहा, मैं सूरज गुप्ता नहीं, अशोक सिंह बोल रहा हूं। पहचान लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं परिचय भी बताऊं? नहीं नहीं, मैं पहचान गया। बताइए कैसे फोन किया? कंचल हकलाते हुए बोले। श्री प्रकाश ने ढेर सारी गालियां एक स्वर में देने के बाद कहा, तुम बनियों को इकट्ठा करके दबाव बना रहे हो। तुमको पता नहीं कि आज मैं तुमको ही निपटाने के लिए निकला था। दोपहर में जब तुम आलमबाग गए थे और मार्केट के सामने पार्क में 50-60 लोगों के सामने नेतागिरी झाड़ रहे थे, मैं वहीं खड़ा था। तुमने भाषण के बीच में एक गिलास पानी पिया था और वहीं से पार्क से निकलकर सामने वाली कपड़े की दुकान में चाय पीने बैठे थे। मैं चाहता तो वहीं भेजे में छेद ही छेद होते। मैंने सोचा एक बार बता दूं कि गलत आदमी से मुचहटा ले रहे हो। मीटिंग में तो तुमने नाम नहीं लिया था, लेकिन अखबार में कैसे छप गया कि तुमने श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोला। मैं साफ साफ बता रहा हूं कि अगर तुमने प्रदेश बंद कराया तो वहीं बाजार में ही AK-47 से इतनी गोलियां मारूंगा कि आगे की आंख पीछे चिपक जाएगी। साले घर वाले बॉडी लेने से इनकार कर देंगे कि ये बनवारी लाल कंछल नहीं हो सकते। बात समझ में आई कि नहीं? पर मेरा कसूर क्या है? इतनी देर से बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है? अगर बनियों की मीटिंग करके या बाजार बंद करके फिर ड्रामा किया तो 24 घंटे में निपटाऊंगा। एक बात और कान खोल कर सुन लो, अगर चंदे के लिए किसी व्यापारी को परेशान किया तो समझ लेना क्या हाल करूंगा। भैया, बहुत दिन से व्यापार मंडल में हूँ, व्यापारियों के बुलावे पर जाना तो पड़ेगा। बिल्कुल जाओ, लेकिन जरा सा भी दबाव सरकार पर या पुलिस पर डाला तो वही हाल करूंगा जो दारोगा RK सिंह का किया था। फिर पूछा, साले व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो, कितना चंदा आता है महीने भर में? भैया, महीने का सिस्टम नहीं है। हम लोगों से सदस्यता शुल्क लेते हैं जो बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी व्यापार मंडल का कोई फंक्शन होता है तो व्यापारियों से अनुरोध किया जाता है कि व्यापार मंडल के अकाउंट में पैसा डाल दें। इसके अलावा कोई कलेक्शन व्यापारियों से नहीं किया जाता। और व्यापार मंडल में भी कई गुट हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। व्यापार मंडल के अकाउंट के बारे में शहर के सभी व्यापारियों को जानकारी होती है। हम उसमें से एक भी पैसा खुद नहीं निकाल सकते। हमको समझा रहे हो हैं? 4-4, 5-5 गाड़ियां, 15-20 लोग तो हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो। गाड़ियों का तेल के तुम्हारे बाप भरवाते हैं? भैया, ये सब व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं और खुद ही तेल भरवाते हैं। चलो, हम उसका भी पता कर लेंगे। अगर तुमने किसी पर चंदे का दबाव बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो सुना है कि व्यापारियों का काम अधिकारियों और मंत्रियों से करवाने के एवज में तुम मोटा पैसा ले लेते हो। ये गलत है भैया। हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे विरोधी यही हल्ला करके हमें ही हटवा देंगे।
ये कहते हुए कंछल उदास हो गए। ठीक है, मेरी बात का ध्यान रखना, मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। अगर कहीं भी कुछ पता चल गया तो मारे ही जाओगे। यह कहकर श्री प्रकाश ने फोन काट दिया। जब कंछल ने फोन रखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कब उनका बेटा उनकी बगल में आकर खड़ा हो गया था। कंछल के बेटे ने पूछा, पापा किसका फोन था जो आप इतना परेशान हो गए? अरे कोई नहीं, संगठन के लोग हैं। एक समस्या आ गई है, उसी का समाधान करना है। बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। कंछल बोले। बेटा वहां से चला गया। कंछल ने सूरी को फोन मिलाया और पूछा, भाई ये बताओ कि ये अशोक सिंह की आवाज कैसी है? कुछ पूरबिया लहजे में बोलता है। हाँ अध्यक्ष जी, कुछ नहीं, पूरा पूरबिया लहजे में बोलता है। ये पूरब का बिहार का लगता है, सूरी ने कहा। कंछल ने फिर पूछा, बात बात में बहुत गाली देता है क्या? जी हाँ, बहुत खराब खराब गाली देता है, सूरी ने कहा। फिर पूछा, क्या हुआ अध्यक्ष जी, आपके पास भी फोन आ गया था क्या उसका? अरे नहीं, किसी को फोन किया था तो वे हमसे जानना चाह रहे थे। पहले मैंने सोचा कि सीधे तुम्हारा नंबर दे दूं, लेकिन फिर यह दिमाग में आया कि तुम्हारा नंबर दूंगा तो बात खुलेगी। चलो ठीक है, सो जाओ। कंछल बोले। कंछल ने अपने कमरे में रखे हुए सारे अखबार फिर निकाले और बेड पर बैठकर पढ़ने लगे। व्यापार मंडल और धरने वाली सभी अखबारों की खबर पढ़ी और अपना ही बयान बार बार पढ़ने लगे कि प्रदेश बंद का आह्वान किया जाएगा यदि अपराधी पकड़े नहीं गए। फिर अखबार रखकर लेट गए और बहुत देर बाद सो पाए। सवेरे उठते ही कंछल ने सबसे पहले नगर विकास मंत्री लालजी टंडन को फोन किया और कहा, बाबूजी, बहुत अर्जेंट बात करनी है, आप समय दे दीजिए। अभी कैबिनेट है, 2 बजे ऑफिस आ जाना, लालजी टंडन ने कहा। बाबूजी, घर का टाइम दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। कंछल बोले। ठीक है, ऑफिस आ जाना, रेस्ट रूम में बात करेंगे, वहां कोई नहीं होगा। घर का कोई भरोसा नहीं है कि कितने बजे पहुंच पाऊंगा, टंडन ने कहा। कंछल 1:30 ही लालजी टंडन के कार्यालय में पहुंच गए और वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में टंडन जी आ गए, लेकिन लालजी टंडन ने कंछल की ओर ध्यान नहीं दिया। वहां बहुत से और भी व्यापारी नेता बैठे हुए थे। एक दो से मिले भी और हाथ मिलाकर हालचाल भी पूछा। कंछल को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब टंडन अपने कार्यालय में बैठ गए तो बाहर उनके पीए से कंछल ने कई बार अनुरोध किया कि बाबूजी को बता दीजिए, बाबूजी ने ही बुलाया था। थोड़ी देर बाद भीतर से इंटरकॉम पर फोन आया। पीए ने कई लोगों के नाम गिनाए, सबसे बाद में कंछल का नाम बताया। कंछल को भेजो, टंडन जी ने कहा। पीए ने इशारा किया और कंछल सीधे टंडन जी के पास पहुंच गए। उनके पैर छुए और बोले, बाबूजी, बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ क्या बात है, किस बात की परेशानी है? अभी पिछले हफ्ते तो पूरा शहर जाम करके सरकार को ही ललकार रहे थे। भला तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? अब तो तुम बड़े नेता हो गए हो, लालजी टंडन मुस्कुराते हुए बोले। कंछल दीनहीन मुद्रा में आ गए और बोले, बाबूजी, जान बचाइए। तुमको कौन मार देगा? बाबूजी, श्री प्रकाश शुक्ला मार देगा। कौन श्री प्रकाश शुक्ला? बाबूजी, बहुत बड़ा बदमाश है। वीरेंद्र शाही, विवेक श्रीवास्तव और जनपद में दरोगा को उसी ने मारा था। टंडन भी सकपका गए। हाँ हाँ, अखबारों में जो नाम निकलता है उसी की बात कर रहे हो? जी बाबूजी। कंछल बोले। बाबूजी, उसने पूरे लखनऊ के व्यापारियों को धमकाकर उनसे वसूली शुरू कर दी है और सबको मना किया है कि कोई भी किसी को चंदा नहीं देगा, न किसी पार्टी को, न व्यापार मंडल को और न पुलिस को। किसी को कोई पैसा नहीं देगा। इन लोगों से जो भी काम होगा मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। पूरा शहर आतंकित है। अंधेर तो तब हो गई बाबूजी जब कल उसने हमको भी रात में फोन किया और कल दिन भर मेरे पीछे पीछे लगा रहा। उसने दिन भर की एक एक बात बताई कि
हम कहाँ थे बाबूजी, वो किसी भी समय मुझे मार सकता है। आप डीजीपी से बात करिए, उसने पूरे व्यापार मंडल पर ही कब्जा कर लिया है। व्यापार मंडल उसके कब्जे में होता है तो तुम इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करते कैसे? तुम तो पूरे प्रदेश का बाजार भी बंद कराने का ऐलान कर चुके हो। लालजी टंडन बोले। कंचल ने झुककर लालजी टंडन के पैर छुए और बोले, अब कोई बंद नहीं कराऊंगा और न ही धरना प्रदर्शन का कभी नाम लूंगा, वह मुझे मार देगा। ठीक है, जाओ, मैं डीजीपी से बात करूंगा। लालजी टंडन गंभीरता से बोले। कंचल के वहां से निकलने के तुरंत बाद कंचल के विरोधी व्यापार मंडल गुट वाले पदाधिकारी लालजी टंडन के पास पहुंच गए। बातचीत करते करते टंडन ने कहा, कंचल बहुत कूद रहे थे, अब कोई बाजार नहीं बंद कराएंगे, आ गए लाइन पर। इन व्यापारियों के जाने के बाद लालजी टंडन ने डीजीपी को फोन मिलाया और पूछा, ये श्री प्रकाश शुक्ला भी बदमाश है क्या? उधर से डीजीपी जो कुछ बता रहे थे उसे सुनकर टंडन जी का चेहरा भी उतरने लगा। अंत में टंडन जी ने कहा, फिर तो माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी से बात करनी पड़ेगी। कोई बदमाश कैसे पूरी सरकार को चुनौती दे सकता है? कल्याण सिंह जी बदमाशों के सख्त खिलाफ हैं, वे जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। लालजी टंडन ने उस दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन करके उनसे समय मांगा। उन्हें समय नहीं मिला। 2-3 दिन तक काफी प्रयास करने के बाद भी जब लालजी टंडन को मिलने का समय नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि अब कैबिनेट जल्दी शुरू होने वाली है। कैबिनेट मीटिंग में ही मुख्यमंत्री से सारी बातें करेंगे। 3-4 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग में लालजी टंडन ने कहा, मुख्यमंत्री जी, हमें 2 मिनट का समय दे दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। कोई व्यक्तिगत बात है क्या? कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। जब व्यक्तिगत बात नहीं है तो यहीं बताइए, सबके सामने समस्या का हल निकाला जाएगा। कल्याण सिंह बोले। लालजी टंडन बोले, एक बड़े अपराधी ने नाक में दम कर रखा है। यहीं आपकी नाक के नीचे शहर के बड़े बड़े व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूल रहा है। व्यापारियों में बड़ा रोष व्याप्त है। रोष न होता तो कंचल जैसे लोगों के ऐवान पर इतनी बड़ी भीड़ हजरतगंज में इकट्ठा नहीं हो सकती थी। मैं लखनऊ के व्यापारियों को अच्छी तरह जानता हूं। अब तो उसने लखनऊ में बड़े बड़े कांड भी कर दिए। शाही को उसी ने मारा था। विवेक श्रीवास्तव को भी यहीं लाटूश रोड पर उसने गोलियों से भून दिया था। विधानसभा जब चल रही थी उसी समय दिलीप होटल में AK-47 उसने ही चलाई थी। सारे मंत्री यहीं मौजूद हैं। इस अपराधी ने किसी अन्य जनपद में भी कोई घटना की है या कि सारी घटनाएं लखनऊ में ही हुई हैं? कल्याण सिंह ने पूछा। सूर्य प्रताप शाही ने कहा, हाँ मुख्यमंत्री जी, बहुत खूंखार अपराधी है। गोरखपुर का ही रहने वाला है और गोरखपुर में कई बड़ी हत्याएं इसने की हैं। कल्याण सिंह ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और बोले, ठीक है, कुछ करेंगे। कैबिनेट खत्म होने के बाद अपने सचिव से मुख्यमंत्री ने कहा, शाम को प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी और एसएसपी लखनऊ को बुलवा लीजिए। शाम को सभी लोग आ गए। प्रमुख सचिव राजीव रतन शाह, डीजीपी केएल गुप्ता और अरुण कुमार एसएसपी भी मीटिंग में पहुंच गए। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा, आज कैबिनेट की मीटिंग में बड़ी चिंता व्यक्त की गई है। अपराधियों पर लगाम नहीं है और प्रदेश की राजधानी में गंभीर घटनाएं हुई हैं। शाह जी, आपको और नजदीक से देखना होगा कि कहां कमी है और क्यों क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। प्रमुख सचिव गृह ने कहा, सर, हम लोग ने इस पर पहले ही विचार विमर्श कर लिया है। हम फिर से रिव्यू करेंगे। हमारी टीमें लगी हुई हैं। उसके सबसे प्रमुख सहयोगी को हमारी ही टीम ने दिल्ली में मार गिराया है। हम जल्दी ही इसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। अभी तक यह कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? मुख्यमंत्री ने पूछा। आपको अगर संसाधनों की कमी है या किसी अधिकारी की जरूरत है तो स्पष्ट बताइए। तो हम लोग फिर से एक बार समीक्षा कर लेते हैं। यदि कोई जरूरत होगी तो बताएंगे, डीजीपी बोले। अगले दिन अखबारों में यह बात छप गई कि कैबिनेट मंत्री लालजी टंडन ने श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक को खत्म करने के लिए कैबिनेट में
व्यापारियों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया और यह बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने शहर में दहशत कायम कर रखी है। व्यापारी डरे हुए हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अखबारों में यह भी छपा कि लालजी टंडन यह बात मुख्यमंत्री से अकेले में बताना चाहते थे, किंतु मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी कैबिनेट यहीं मौजूद है, यहीं पर बात कर ली जाए। सवेरे जब कंछल ने यह खबर अखबारों में पढ़ी तो वह घबराकर फिर टंडन जी के यहां पहुंचे। इस बार टंडन जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। बाबूजी, कैबिनेट की बात बाहर कैसे आ गई? अब ये हम लोगों को मार देगा। आप तो मंत्री हैं, आपके आसपास तो सैकड़ों सुरक्षा कर्मी रहते हैं, हम लोगों को अकेले ही व्यापारियों के बीच में घूमना होता है। कंछल बोले, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री से अलग बात करने का समय मांग रहा था। शायद मुख्यमंत्री भी इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाए। उनके पास समय कम था, इसलिए उन्होंने कैबिनेट में ही बात रखने को कहा। जब एक बार मुख्यमंत्री ने कह दिया तो मेरा पीछे हटना ठीक नहीं था। अपनों में ही कोई भेदिया है जिसने प्रेस को यह बात बताई है। हमें भी अपने एक दो साथियों पर संदेह है। मैं मुख्यमंत्री से अलग से बात करूंगा। टंडन जी ने गंभीरता से कहा। बाबूजी, हमारा अब क्या होगा? उसने इतना धमकाया है कल कि मैं बता नहीं सकता। मैं आज ही कहीं बाहर चला जाऊंगा। जब तक यह मामला शांत नहीं होता मैं वापस नहीं आऊंगा। भयाक्रांत कंछल बोले। अगले दिन शाम को कंछल मुंबई चले गए। रात में ही वीरेंद्र शुक्ला, जिसने कंछल की कुंडली निकाली थी, उसने श्री प्रकाश द्वारा दिए गए पीसीओ के नंबर पर मैसेज छोड़ा कि बात करनी है। आधे घंटे बाद श्री प्रकाश का फोन आ गया। बोलो वीरेंद्र, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बिल्कुल सही कुंडली निकाली थी तुमने। फट गई कंछल की। भागकर लालजी टंडन के पास गया था। हाँ भैया, आज सारे अखबारों में पहले पन्ने पर है कि लालजी टंडन ने कैबिनेट में यह मुद्दा उठाया है। वीरेंद्र बोला। हाँ, मुझे पता है। श्री प्रकाश बोला। एक लड़का लगा दिया है, सुबह 8 बजे सारी खबर पढ़कर सुनाता है। फिर पूछा, ये बताओ कि तुम अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हो? हाँ भैया, हम तो एमए अंग्रेजी में ही कर रहे हैं ना। वीरेंद्र बोला। लखनऊ से अंग्रेजी के कौन कौन से अखबार निकलते हैं? श्री प्रकाश ने पूछा। भैया, पायनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया ही ज़्यादा लिखते हैं। पायनियर में कोई दीपक शर्मा है, वो आपके बारे में बहुत लिखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में विश्वदीप घोष है, वो भी कभी कभी लिखता है। लेकिन ये दीपक शर्मा बहुत जोरदार लिखता है और सरकार और पुलिस दोनों की फाड़ देता है। तुम सवेरे दोनों अखबार पढ़कर उसको हमें हिंदी में बताओगे? श्री प्रकाश ने कहा। जब अंग्रेजी अखबार में निकलता है तो वह काल उसी से बनता है, क्योंकि सरकार के बड़े अधिकारी अंग्रेजी अखबार ही पढ़ते हैं और अंग्रेजी अखबार की खबर पूरे देश में फैलती है। जी भैया, ये बात तो आप एकदम सही कर रहे हैं। वीरेंद्र बोला। आपकी जो खबर यहाँ लोकल टाइम्स ऑफ इंडिया और पायनियर में छपती है, अगले दिन किसी न किसी रूप में इंडियन एक्सप्रेस और दिल्ली का टाइम्स ऑफ इंडिया में जरूर आती है। ये दोनों राजधानी के सबसे बड़े अखबार हैं। इन्हें राजधानी के लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर पूरे देश के अलग अलग भागों के लोग रहते हैं, इसलिए असली भोकाल वहीं बनता है। दिल्ली के सारे अंग्रेजी अखबार मंगा लिया करो। मंगाने की जरूरत नहीं है भैया, हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में दिल्ली के सारे अखबार आते हैं। ठीक है, दिल्ली के अखबारों में क्या निकलता है यह भी तुम हमको रोज बताना। दिल्ली के अखबारों में छपने के लिए कुछ और भौकाली काम करना पड़ेगा। श्री प्रकाश बोला। बोलो, मैसेज काहे के लिए किया? कोई खास बात है क्या? जी भैया, वो कंछलवा ना आज शाम को पुष्पक से बम्बई गया है। मैंने चार्ट में देखा है कि सेकंड एसी के बर्थ नंबर 21 पर उसका नाम है और उसके साथ 4 अन्य व्यक्ति भी हैं। इंजन से 8वां डिब्बा है। वीरेंद्र ने बताया। ये गाड़ी तो कल शाम तक पहुंचेगी? जी भैया। तुम रेलवे पूछताछ का नंबर डाल करके पूछते रहना। गाड़ी के पहुंचने का जब समय होने लगे
तो आधे घंटे पहले हमें बता देना। साले के हाथ में मोबाइल था कि नहीं? हाँ भैया, उसके हाथ में ना एरिक्सन का वो मोटे एंटीने वाला मोबाइल था। फिर ठीक है, श्री प्रकाश बोला। अगले दिन शाम को वीरेंद्र ने जब फिर मैसेज किया तो श्री प्रकाश समझ गया। श्री प्रकाश ने तुरंत उसको फोन करके पूछा, कहाँ पहुंची गाड़ी? भैया हम यहीं चारबाग जंक्शन पर हैं, यहीं से बराबर ट्रेन का पता कर रहे हैं। 10 मिनट में ये बॉम्बे वीटी पर पहुंच जाएगी। वीरेंद्र ने कहा। ठीक है, श्री प्रकाश ने कहा। 10 मिनट बाद श्री प्रकाश ने कंचल का मोबाइल मिलाया। कंचल ने तुरंत फोन उठाया। उठाते ही बोला, बनवारी लाल कंचल। अशोक सिंह बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई, कितना भागोगे? अभी अभी प्लेटफॉर्म पर उतरे हो, वीटी के बाहर निकलो, तुम्हें देखता हूं। तुम्हारे पीछे वाले डिब्बे से उतरा हूं। इतना कहते ही श्री प्रकाश ने फोन काट दिया। कंचल अचानक रुक गए, हाथ में सूटकेस लिए हुए और एक हाथ में पानी की बोतल पकड़े एकदम से प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगे। उनके साथ आए चारों व्यक्ति समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्या हो गया। 10 कदम भागने के बाद उन्हें आरपीएफ का सिपाही आता हुआ दिखाई दिया। कंचल उससे लिपट गए, बोले, मुझे बचा लो मुझे। सिपाही भी हतप्रभ था कि आखिर क्या हुआ। जीआरपी वाला थाना किधर है? हमें हमें वहां तक पहुंचा दीजिए। कंचल बोले। सिपाही ने उनकी भाव भंगिमा और वेशभूषा देखकर यह तो समझ लिया कि यह कोई जिम्मेदार आदमी है। वह तेजी से आरपीएफ के थाने की तरफ कंचल जी को ले जा रहा था। उनके साथ आए चारों व्यक्ति भी कंचल के पीछे पीछे भागने लगे। कंचल हर आधे मिनट पर पीछे मुड़कर देख रहे थे और एकदम से आरपीएफ का थाना आते ही भीतर घुस गए। थाने के भीतर वे आड़ में खड़े हो गए। इंस्पेक्टर आरपीएफ भी मौजूद था। वह भी तेजी से उठा और बोला, भाई साहब क्या बात है? पहले दरवाजा बंद कर दीजिए, वो मुझे मार देगा। कंचल बोले, अब परेशान ना हो, थाने के भीतर कोई नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा बदमाश हो। ये बॉम्बे वीटी है, इंस्पेक्टर ने कहा। कंचल को उसने बैठाया और चारों लोग भी उनके पीछे पीछे आ गए। कंचल अभी भी डरे सहमे थे, बार बार गेट की तरफ देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, भाई साहब पूरी बात बताएं, क्या बात है? निडर होकर बताएं, यहां आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंचल ने अपना पूरा विवरण बताया और बोले, जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा वैसे ही उसका फोन आ गया। इंस्पेक्टर साहब आप बताइए, उसको कैसे पता चल गया? क्योंकि उसने बताया कि वो पीछे वाले डिब्बे में है। इसका मतलब मेरे पीछे पीछे ही उतरा है। मैं लखनऊ में था, तब भी वह मेरा पीछा कर रहा था। कंचल बताने लगे, वह बहुत बड़ा बदमाश है। उसने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया वीरेंद्र शाही को लखनऊ में मारा था। वह सारे मर्डर AK-47 से करता है। उसने पूरे लखनऊ पर कब्जा कर रखा है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर के भाव बदलने लगे। इंस्पेक्टर ने फौरन अपनी डायरी निकाली, उसमें पूरी बात नोट करते हुए उसने पूछा, उसका हुलिया बताइए। कंचल बोले, मैंने नहीं देखा है, सिर्फ इतना जानता हूं कि वह सिर्फ अशोक सिंह के नाम से लोगों को फोन करता है, जबकि उसका असली नाम श्री प्रकाश शुक्ला है। उसका एक फोटो अखबार में निकला था, जो मैं किसी के हाथ आपको भिजवा दूंगा, या फिर आप अपने कमिश्नर से कहिए वो उत्तर प्रदेश डीजी पुलिस से मंगवा लें। लेकिन AK-47 तो बहुत बड़ा असला है, उसको कैसे कोई खुलेआम बम्बई में लेकर चल सकता है? इंस्पेक्टर चौंकते हुए बोला, उसने एक दरोगा को, जो SP सिटी का रीडर था, खुलेआम जनपथ में मारा था। और उसकी AK-47 उसके साथी के पास स्पोर्ट्स बैग में बरामद हुई थी। लखनऊ की पुलिस ने उसके साथी को वहीं मार दिया था, लेकिन उसके पास फिर दूसरी AK-47 आ गई। उसने अभी इसी जनवरी में यूपी कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन उपेंद्र विक्रम सिंह और उनके 3 साथियों को AK-47 से ही मारा था। कंचल बोले। इंस्पेक्टर आरपीएफ ने दिमाग पर जोर लगाया और बोला, हाँ यह खबर मैंने टीवी पे देखी थी, 4 आदमी मारे गए थे। अच्छा, तो वो यही बदमाश है। इंस्पेक्टर ने तुरंत वायरलेस सेट उठाया और रेलवे स्टेशन पर लगे तमाम पुलिस कर्मियों को एक आदेश दिया
कि यदि किसी यात्री के पास स्पोर्ट्स वाला बैग है तो उसे तुरंत रोककर चेक किया जाए। वीटी स्टेशन के बाहर सुरक्षा में तैनात और लोगों को भी इंस्पेक्टर ने यही हिदायत दी कि स्पोर्ट्स वाले बैग को जरूर चेक किया जाए। इसके बाद इंस्पेक्टर ने कंचल को चाय पिलवाई और अपने 2 सिपाहियों के साथ उन्हें बाहर भेजा और कहा, इन्हें टैक्सी कराकर सुरक्षित जगह जहां जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाओ। कंचल की सांस में सांस आई। उन्होंने सोचा, अगर वहां पीछे पीछे होगा भी तो बैग की चेकिंग देखकर या तो भाग जाएगा या पकड़ा जाएगा। कंचल चुपचाप सिपाहियों के साथ बाहर निकल गए और फिर एक टैक्सी में बैठकर बांद्रा के पास अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए चल दिए। कंचल के सिर से श्री प्रकाश का भूत उतर नहीं रहा था। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? साहिब, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमारी तरफ के बहुत सारे ड्राइवर यहाँ टैक्सी चलाते हैं। यहाँ 50% ड्राइवर पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। ड्राइवर ने कहा। कंचल एक बार फिर डर गए। उन्होंने कुछ लोगों से 1-2 बार बात की और ड्राइवर से कहा, भैया तुम मुझे यहीं उतार दो, मेरे रिश्तेदार मुझे लेने गाड़ी लेकर यहीं आ रहे हैं। टैक्सी वाले ने तुरंत आगे के स्टैंड पर गाड़ी खड़ी कर दी और मीटर उलटकर उसका पैसा बताया और पैसा लेकर वह आगे बढ़ गया। कंचल के साथ वाले लोगों ने पूछा, भैया कोई आ रहा है क्या लेने? नहीं, दूसरी टैक्सी में चलेंगे, इसकी टैक्सी में नहीं जाएंगे। ये उधर का ही रहने वाला है, तुम नहीं समझोगे। कंचल ने कहा, जरा घूम कर देखो, यहाँ जो और टैक्सियां खड़ी हैं उसमें कोई मराठी बोलने वाला हो तो उस ड्राइवर की टैक्सी में ही जाएंगे। थोड़ी देर में साथ वाला आदमी एक टैक्सी लेकर आ गया। कंचल ने उससे बातचीत के बहाने यह जानने की कोशिश की कि क्या वह उत्तर प्रदेश का है या मराठी है। जब वह संतुष्ट हो गए कि यह स्थानीय व्यक्ति है तो उसकी टैक्सी में बैठकर चल दिए। रास्ते में कंचल ने ड्राइवर से पूछा, यहाँ अच्छे होटल कहाँ कहाँ हैं? ड्राइवर ने कंचल को 3-4 बड़े नामी गिरामी होटलों के नाम बताए। कंचल ने कहा, सबसे अच्छा होटल शायद ताज होटल है, तुम वहीं ले चलो। कंचल के साथ बैठे आदमी अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अध्यक्ष जी को ताज में रुकने की क्यों सूझी। यह तो बहुत महंगा होटल है, 5,000 रुपए प्रतिदिन से कम किसी हालत में नहीं है। फिर भी वे चुप रहे और चुपचाप ताज होटल तक पहुंच गए। कंचल ने अपने कमरे में पहुंचकर रूम अटेंडेंट से कई सवाल पूछे। कोई आदमी यहाँ बिना रिसेप्शन पर पूछे किसी कमरे में जा सकता है क्या? अटेंडेंट ने कहा, नहीं सर, जब तक वो ये बताएगा नहीं कि किससे मिलना है, किस रूम में जाना है, तब तक उसे जाने की अनुमति नहीं दी जाती। जो भी मिलने आएगा पहले रिसेप्शन वाला आपके कमरे में फोन करके अपना नाम बताएगा, तभी कोई अटेंडेंट उसे साथ लेकर आपके कमरे तक आएगा। कंचल ने तुरंत अपने साथ वालों से कहा, जो जिस रूम में है उस रूम में अपना नाम रिसेप्शन पर लिखवा दें। भैया हम लोगों से मिलने कौन आएगा? किसी को पता भी नहीं है कि हम कहाँ रुके हैं। उन चारों व्यक्तियों में से एक बोला। फिर भी जाकर लिखा दीजिए। कंचल बोले। थोड़ी देर बाद कंचल ने स्वयं भी चेक किया। रिसेप्शन पर फोन करके कंचल ने पूछा, मेरे साथ वाले जिस कमरे में हैं उनका नंबर सही लिखा है? जब वहां से जवाब उनके मनमाफिक मिल गया तब जाकर कंचल ने चैन की सांस ली और अपना बंद मोबाइल खोला। फोन खोलकर तुरंत घर पर बात की और घर वालों से कहा, कोई भी पूछे तो यही बताना कि कलकत्ता गए हैं, ये जानकारी नहीं देना कि मैं बंबई में हूं। और यह भी बताया, मैं अपना मोबाइल बंद कर रहा हूं। फिर साथ वाले का मोबाइल नंबर नोट कराया और कहा, मुझसे कोई बात करनी हो तो उस पर कॉल कर लेना, किसी के सामने फोन मत मिलाना, जब अकेले होना तभी फोन मिलाना, बहुत जरूरी हो तभी बात करना। इतनी सारी हिदायतें देने के बाद ही कंचल कहीं जाकर खाना खा पाए और सो सके। तो मित्रों, ये था वर्चस्व का 13वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। सुनते रहिए, सुनिए जरा। धन्यवाद।